औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संडे टेस्ट केमिस्ट्री पोर्शन का आज के टेस्ट का डिस्कशन जो फुल फर्स्ट ईयर कोर्स में है, विच आप क्वेश्चन नंबर 69 में है, विच आप द फॉलोइंग इज़ आ कंपाउंड। तो आमतौर पे हम कहते हैं कि प्योर चीज़ें दो टाइप की होती है, सब्सटेंस दो टाइप का होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट वो होता है जिसके अंदर तमाम एटम एक जैसे हो, जबकि कंपाउंड वो होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ एटम हो। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए है एमोनिया। तो क्वेश्चन नंबर 69 में करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ आओ, तो इसमें है हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ आपको पता है कि वाटर का अगर 1 मोल हो तो हाइड्रोजन एटम के 2 मोल होंगे, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो इट विल बिकम 12.046 10 पावर 23 या 1.2046 10 पावर 24। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, 1 पॉइंट ये वाला लिखा है। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन 0.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कार्बोनेट इज। तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट आपका इस तरह फार्मूला है, इसका चार्ज -2 है तो इधर आया, इसका चार्ज +3 है तो इधर आया। तो इसका मतलब है कि अगर एल्यूमिनियम कार्बोनेट का 1 मोल हो तो फिर ऑक्सीजन 9 मोल होगा, और अगर ये 0.5 मोल होगा तो ऑक्सीजन फिर आपका कितना होगा, 4.5 मोल्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन पूछा है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 4.5 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2.7 इंटू 10 पावर 24। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 4 ग्राम मैग्नीशियम है, फिर दिया है 71 ग्राम एल्यूमिनियम क्लोरीन 71 ग्राम क्लोरीन और 127 ग्राम आयोडीन। तो बेसिकली ये बराबर है 4 मोल्स के, क्योंकि इसका मोलर मास 1 है अगर एलिमेंट हो। ये बराबर है 4 डिवाइडेड बाय 24, तो ये तो काफी कम हो जाएगा फिलहाल, तो ये ऑप्शन है। और ये बराबर होगा 71 डिवाइडेड बाय 35.5 अगर एलिमेंटल हो, तो कितना मोल होगा, 2 मोल। तो इनमें ये वाला ऑप्शन फिलहाल ये आ रहा है 127 बाई 127 इसके एटॉमिक मास, तो ये 1 मोल के बराबर है। तो करेक्ट ऑप्शन है ये, जिसमें नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ एटम भी सबसे ज्यादा होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 72 में करेक्ट ऑप्शन है ए। फिर आप आओ क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 में है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10 पावर -24 ग्राम, देन 1 ग्राम विल बी इक्वल टू हाउ मच। तो आप ऐसे लिखो कि ग्राम रेशो AMU कि अगर ग्राम 1.66 10 पावर -24 हो तो AMU 1 होगा, और अगर ग्राम 1 हो तो फिर ये कितना होगा। तो द वैल्यू ऑफ x विल बी 1 ओवर 1.66 10 पावर -24, और इसको सॉल्व करोगे तो एवोगैड्रो नंबर ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 6.022 या 23 10 पावर 23 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 में है कि 10 लीटर क्लोरीन रिएक्ट विथ 40 लीटर हाइड्रोजन अंडर सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ HCl विल बी फॉर्म। तो यहाँ पर आप स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन देखो, H2 प्लस Cl2 गिविंग मी 2 HCl। अगर ये 10 लीटर हो और ये 40 लीटर हो तो शुरू में तो फिर ये 0 लीटर होगा। अब आप इनमें से पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए आप लो रेशो में गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक वॉल्यूम।
यहाँ पर गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक वॉल्यूम, तो जो कम रेशो आएगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ये लेस है, ये मोर है, तो ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ, ये आपका एक्सिस रिएक्टेंट हुआ। तो आप प्रोडक्ट का अमाउंट इससे कैलकुलेट करो। तो आप देख रहे हो कि 1:2 यानी H2:HCl। अगर ये 1 लीटर इस्तेमाल होगा तो इसके 2 लीटर बनेंगे, और अगर ये 10 लीटर इस्तेमाल होगा तो इसका x लीटर, तो x will become 20 लीटर, यानी 20 लीटर HCl will be form। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है 20 लीटर C। ये ऑप्शन C इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 75 में है। क्वेश्चन 75 में आप देखें, DDT is used as insecticides. Its molar mass is 354.5 gram. When DDT was analyzed by chemist, he found that it contained 47.4% carbon. What is the number of carbon atom per molecule of DDT? तो परसेंटेज ऑफ कार्बन बराबर होता है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, atomic mass of carbon into number of carbon in DDT in one molecule of DDT या chemical formula of DDT में, and divided by molar mass of DDT और फिर multiplied by 100। ये आपको दिया है 47.4% और ये आपको पता है 12 है, और ये मालूम कर रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एंड मोलर मास 354.5 और ये मल्टीप्लाइड बाई 100 करें तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन बराबर हो जाएगा 47.4 इंटू 354.5 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। इससे इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 14। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 14, यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76। तो 76 क्वेश्चन में है 60 AMU ऑफ कार्बन कंटेन्स डैश। तो आप ऐसे लिखो कि मास इन AMU रेशो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर ये 12 AMU हो तो फिर कार्बन कितना होगा 1, और अगर ये कितना दिया है 60 दिया है तो फिर ये कितना होगा x, तो x विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 12 और 5 आएगा आपका आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ये आपका फाइनल। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 77। क्वेश्चन नंबर 77 में है 2 एटम्स यानी A and B हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो A and B है या X and Y है, या नीचे XY लिखा है, तो X का आखिर में आता है NS1, यानी नंबर ऑफ वैलेंस शेल कौन सा है, इट इज 3s1, तो इसका मतलब ये ग्रुप 1 का मेंबर है। और Y का या B लो तो इसका आखिर में लिखा है 2s2 and 2p5, तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्रुप 1 का है, ये ग्रुप 1 का हुआ, और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्रुप 7 का हुआ। तो अब इस ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है और ग्रुप 7 का -1। तो फार्मूला लिखने के लिए इसको यहां ले आए, इसको यहां ले आए, तो x1 y1 ये आपका ऑप्शन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए XY, ये आपका कंपाउंड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 78 में आएगा, 78 क्वेश्चन में आएगा द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स बिटवीन शेल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपको पता है कि E2 माइनस E1, ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कंफर्म होगा E3 माइनस E2, E4 माइनस E3। जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो शेलों के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, यानी अगर एनर्जी के शेलों के दरमियान डिस्टेंस नहीं, शेलों के दरमियान एनर्जी का स्पेस कम होगा, डेल्टा E जिसको कहते हैं। पहले 2 शेलों के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस बड़ा है, अगले में कम है, अगले में और कम है, यानी ये पहला डेल्टा E बड़ा होगा, अगला डेल्टा E कम होगा, अगला डेल्टा E और कम होगा। अलबत्ता R2 माइनस R1, ये पहले वाला कम होगा और दूसरी वाला ज्यादा होगा। तो अब जितना न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो रेडियाई के दरमियान फासला जो है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा, लेकिन यानी रेडियाई का जो डिफरेंस है वो बढ़ेगा, बट एनर्जियों का जो डिफरेंस है वो कम होगा। तो ये एनर्जी का पूछा है,
तो इट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये वाला ऑप्शन है, यानी पहले वाला बड़ा होगा, फिर एनर्जी बढ़ेगी तो ये डेल्टा ई डिक्रीज करेगा। 79 में है विच ऑफ द फॉलोइंग रेज हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो आपको पता है स्पेक्ट्रम में गेमा रेज है, फिर गेमा रेज के बाद एक्स रेज है, एक्स रेज के बाद फिर आ रहे हैं यूवी रेज, यूवी रेज के बाद आ रहे हैं विजिबल, विजिबल रेज के बाद आ रहे हैं आईआर, आईआर के बाद आ रहे हैं माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के बाद आते हैं रेडियो या रेडार वेव्स। आप जानते हो कि जितना आप ऊपर जाते हो तो एनर्जी कम होती है, एनर्जी जब कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, वेव नंबर भी कम होगा, अलबत्ता वेवलेंथ बढ़ेगा। तो अब इसके मुताबिक इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेज हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो जितना आप नीचे की तरफ आओगे वेवलेंथ कम होगा, ऊपर जाओगे तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो इनमें से सबसे ऊपर जो ऑप्शन गिवन है इनमें सबसे ऊपर आ रहे आईआर, तो फिर आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी आईआर का वेवलेंथ सबसे क्या होगा, आईआर का वेवलेंथ सबसे बड़ा होगा। ऊपर जाते वक्त वेवलेंथ बढ़ता है, नीचे आते वक्त वेवलेंथ वो कम होता है। नेक्स्ट आप कह सकते हो 80 क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 80 में है कि फॉर अ हाइड्रोजन एटम which of the following statement is correct? The radius of the orbits are integral multiple of the Bohr orbit 0.53 0.053 मिलीमीटर। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन मिलीमीटर में नहीं आता, एंगस्ट्रॉम यूनिट में आता है, ए नॉट में आता है, तो ये ऑप्शन गलत है। द एंगुलर मोमेंटम इज इन n टाइम्स दैट ऑफ, यस ये ऑप्शन बोहर का लास्ट पोस्टुलेट है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी एंगुलर मोमेंटम बराबर है h/2π मल्टीप्लाइड बाय द इंटीजर n विच इज नंबर ऑफ शेल। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपका 81 आ रहा है। क्वेश्चन 81 में है the total energy of hydrogen atom in its ground state. So you know equation for energy of electron in the inner shell is minus 1312.36 kilojoule per mole into z square by n square. तो आंसर विल बी नेगेटिव। ये नेगेटिव इसलिए आता है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है और वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, नेगेटिव। 82 में आपका क्वेश्चन 82 है कि ट्रांजिशन फ्रॉम अपर शेल इनटू थर्ड शेल। तो लाइमन में ट्रांजिशन अकर फ्रॉम अपर शेल टू फर्स्ट शेल। बाल्मर में लाइमन सीरीज में बाल्मर और फिर थर्ड वन पास्शन आता है। तो पास्शन सीरीज में तमाम अपर शेल से इलेक्ट्रॉन गिरता है थर्ड में, तो n इज इक्वल टू 3। तो ऑप्शन है सी, यानी पास्शन सीरीज, पास्शन सीरीज की ये बात कर रहे हैं। 83 आपका आ रहा है 83 क्वेश्चन के एन ऑर्बिटल में नेवर ऑक्युपाई बाय। तो आपको पता है कि ऑर्बिटल एक बॉक्स से जाहिर होता है और इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। चाहे ये इस ऑर्बिटल हो तब भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, p ऑर्बिटल हो तब भी, d ऑर्बिटल हो तब भी 2 आएंगे, और f ऑर्बिटल हो तब भी। ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आते। वो जो p में आप कहते हो 6 आते हैं वो ऑर्बिटल नहीं, p सब शेल। ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है, 3 इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में या 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या 1 इलेक्ट्रॉन होगा और या 2, इनके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन में है कि इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस इज, एब्सोल्यूट मीन केल्विन, इज डबल, गैस का टेम्परेचर अपने केल्विन ही लेना है, एंड प्रेशर इज इंक्रीज 4 टाइम, देन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो आप जानते हो कि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्स है, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, डायरेक्ट। तो अगर ये डबल होगा तो ये भी डबल होगा, और इट इज इंक्रीज बाय 4 टाइम, तो इट विल बिकम 1/4।
तो फाइनल इफेक्ट विल बी 1/4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1/2. तो द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बिकम हाफ. ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 85. 85 क्वेश्चन में है कि एफ, सॉरी ये 85 था, 83 हो गया, ओके 84 रह गया दरमियान में, ये 85 है. अच्छा 84 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है कि व्हेन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम. तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p5. यहां एक ऑर्बिटल है, यहां एक ऑर्बिटल है, यहां 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल है, यहां एक ऑर्बिटल है, यहां 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल है. अब आप देखो तो इलेक्ट्रॉनों को मैं नंबरिंग देता हूं. इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन नंबर 7, इलेक्ट्रॉन नंबर 8, इलेक्ट्रॉन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन नंबर 10, इलेक्ट्रॉन नंबर 11, इलेक्ट्रॉन नंबर 12, इलेक्ट्रॉन नंबर 13, इलेक्ट्रॉन नंबर 14, इलेक्ट्रॉन नंबर 15, इलेक्ट्रॉन नंबर 16, इलेक्ट्रॉन नंबर 17. तो ये है 17th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम. लास्ट इलेक्ट्रॉन में 17th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम. ये मौजूद है 3p में और डाउन एरो है. ये नहीं है, ये जो मैं आपको ब्लैक कलर से ड्रा कर रहा हूं ये 17 इलेक्ट्रॉन है, यानी स्पिन वैल्यू इसकी -½ होगी, डाउन एरो है. बहरहाल उन्होंने तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल का पूछा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है क्योंकि 3p में है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी. 3p तो n = 3 और l = 1. तो क्वेश्चन नंबर 84 में आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, यानी 3 और 1. क्वेश्चन नंबर 85 हो गया है. तो अब बात करते हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर 86. क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दिया है? क्वेश्चन 86 में है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज डबल then the density of the gas will become dash. So remember that density is directly proportional to pressure और फिर volume is inversely proportional to pressure. तो अगर हम ये कहें कि density और volume का क्या होगा तो inverse, density और volume का inverse relation होगा क्योंकि pressure और density डायरेक्ट है. तो जो चीज प्रेशर के साथ डायरेक्ट होगा वो डेंसिटी के साथ भी डायरेक्ट होगा, और जो चीज प्रेशर के साथ इनवर्स होगा वो डेंसिटी के साथ भी इनवर्स. तो अब उन्होंने लिखा है कि वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 86 है. क्वेश्चन इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज डबल, वॉल्यूम डबल है तो डेंसिटी विल बिकम हाफ, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन है. ये डबल होगा तो फिर ये हाफ होगा. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ये आपका सही ऑप्शन है. 87 क्वेश्चन में क्या है? तो 87 क्वेश्चन में है कि द रेट ऑफ एमोनिया इज 1.6 टाइम फास्टर देन कार्बन डाइऑक्साइड. तो फिर करेक्ट ग्राम लॉ की बात है या रेट लॉ की. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन वाला स्पीड, तो रेट ऑफ एमोनिया बाय रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट विल बी 1.6 डिवाइडेड बाय 1. यानी अगर ये 1 मीटर फासला कवर करेगा 1 सेकंड में तो एमोनिया 1.6 मीटर फासला तय करेगा, क्योंकि एमोनिया का मोलर मास कम है तो 1.6 फर्क आता है. और ये रेशियो आप ऐसे निकाल सकते हो कि रेट ऑफ एमोनिया बाय रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होगा मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय मोलर मास ऑफ एमोनिया. इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकालोगे तो 1.6/1 आएगा. यही आपका आंसर है. तो 1.6 डिवाइडेड बाय 1, ये ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आपका 87 क्वेश्चन में. अब ऑनवर्ड है क्वेश्चन नंबर डस्टर डस्टर क्वेश्चन नंबर 87 के बाद क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ देखो. कहते हैं कि इंक्रीजिंग द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपको पता है द रेशियो बिटवीन द पैरामीटर ऑन बोथ साइड्स ऑफ जनरल गैस इक्वेशन. इसको Z से हम इंडिकेट करते हैं. तो इंक्रीजिंग द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ अ Z डिक्रीजेस इट्स डैश
तो अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू अगर क्या करेगी, बढ़ेगी, तो इसके साथ क्या चीज डिक्रीज होगा, इस पे बात करते हैं। ओके, तो टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा है, 80, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 is which of the following most closely resembles an ideal gas? You know, ideality is inversely proportional to intermolecular attractive forces, और intermolecular attractive forces are directly proportional to, यानी लंडन डिस्पर्शन है। ये कौन सा है, गैस की बात है, तो गैस में तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स होता है ना, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, आइडियलिटी कम। तो मॉलिक्यूलर साइज इज मिनिमम फॉर हीलियम, इसलिए हीलियम सबसे ज्यादा आइडियल के क्लोज जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर टेकन इन आइडेंटिकल कंटेनर, व्हाट इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देयर मासेस? तो मोलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 28 ग्राम and molar mass of nitrogen is also 28 ग्राम। अब अगर आप इन दोनों का इक्वल वॉल्यूम लेंगे, अगर वॉल्यूम बराबर होगा तो फिर इनके नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होंगे, ये तो एवोगैड्रो लॉ है। इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इनके बराबर होंगे। इनमें एटॉमिसिटी 2, तो इनके नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर होंगे, और इवन इनके मासेस भी बराबर होंगे। इसका मास और इसका मास भी बराबर होगा, ये सारे फैक्टर बराबर होंगे क्योंकि मोलर मास बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 91, क्वेश्चन नंबर 91 है, व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट इन CO2? तो CO2 और CO2 के दरमियान किस टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है? तो चूंकि ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर मटेरियल में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस दे डू एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर सी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 में है, विच इज ट्रू अबाउट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस? तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के बारे में हम कहते हैं दे आर प्रेजेंट बिटवीन एनी काइंड ऑफ टू मॉलिक्यूल, पोलर में भी नॉन पोलर में भी। तो इसमें ऑल ऑफ दीज, यानी किसी तरह के भी दो मॉलिक्यूल के दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। 93, द लोएस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय? तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू attraction between particles. Attractive forces between particles, जिस लिक्विड के पार्टिकल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग है उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो इनमें सबसे स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स मरकरी में होता है। मेटेलिक बॉन्ड तो काफी स्ट्रांग होता है, तो इसका वेपर प्रेशर 0 होता है। मरकरी में हम कहते हैं एवापोरेशन नहीं होता, वेपर प्रेशर 0, यानी लोएस्ट इनमें से यही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 में आप कह सकते हो चूज करेक्ट स्टेटमेंट। कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर यूजुअली इन आइसोट्रोपिक बट लिक्विड क्रिस्टल आर आइसोट्रोपिक। तो लिक्विड क्रिस्टल डुअल नेचर देता है
पार्शली आइसोट्रोपिक है, पार्शली इन आइसोट्रोपिक है, बट अक्सर हम इन आइसोट्रोपिक की तरफ जाते हैं। तो इस वजह से हम सी ऑप्शन को करेक्ट मानते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल हैव बोथ आइसोट्रोपिक एंड इन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। ये आपका लिक्विड जैसा आइसोट्रोपिक और क्रिस्टल जैसा इन आइसोट्रोपिक। तो लिक्विड क्रिस्टल में तो दोनों करेक्टर होते हैं, तो सी ऑप्शन द राइट वन। 95 क्वेश्चन 95 में है पोटेशियम नाइट्रेट कैन एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म, रोम्बिक, रोम्बोहेड्रल एंड आर्थरोम्बिक। द फिनोमेनन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। जब कोई एलिमेंट डिफरेंट शेप में अपीयर हो तो एलोट्रोपी और कंपाउंड डिफरेंट शेप में अपीयर हो तो पॉलीमॉर्फिज्म। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 में है कि प्योर वाटर फ्रीजेस एट 0 एंड बॉइल्स एट 100 व्हेन कैल्शियम क्लोराइड इज पुट इनटू प्योर वाटर। तो आप जानते हो कि किसी प्योर चीज में जब हम कोई सॉल्यूट मिक्स करते हैं, होमोजेनिक मिक्सचर बनाते हैं, तो फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, डिप्रेस करता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, कॉलिगेशन वाला आइडिया है। नंबर 97, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डू नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन में तो है क्योंकि NH बॉन्ड है, कार्बोहाइड्रेट में भी है और अमोनिया भी है। अलबत्ता H2 हाइड्रोजन में तो नहीं होता ना, H2 और H2 में तो ऑफ कोर्स आपको पता है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। 98 क्वेश्चन देखो, कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, तो ये तो बुक में डायरेक्ट भी लिखा है कि आपको पता है कि यूनिट सेल को दो तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, उनको क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं और 7 डिफरेंट शेप्स है, तो 7 क्रिस्टल सिस्टम है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स, तो लेटेस्ट पॉइंट की बुनियाद पे फिर हम उनको ब्रेवस लेटेसिस कहते हैं यूनिट सेलों को, और वो 14 टाइप्स है। उन 14 में से सिर्फ क्यूबिक शेप की 3 है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। इन तीनों में सबसे एबंडेंट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल और इनिशियल इसी से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 में है कि एटॉमिक साइज ऑफ ज़ीनान इज लार्जर देन नियान। यानी ज़ीनान का साइज बड़ा है और नियान का साइज स्मॉल है, तो फिर ज़ीनान और ज़ीनान में जो अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा वो स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन होगा, स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन। और नियान में जो लंडन डिस्पर्शन फोर्स बनेगा तो वो वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्स बनेगा। तो फिर करेक्ट ऑप्शन है कि फोर्स ओके 99 में है कि नियान मॉलिक्यूल हैव वीकर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस देन ज़ीनान, ये वाला ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 में है द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ 3 लिक्विड ए बी एंड सी। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए, ऑफ बी एंड ऑफ सी, ये दिया है 60, बी दिया है 30 और सी दिया है 40। तो रिमेंबर कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या ऐसे लिखो कि हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ वेपराइजेशन किसका है? ए का। तो इसका मतलब है ए का अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फिर दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा अट्रैक्टिव फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस का सीक्वेंस आप देखो तो ए का सबसे ज्यादा होगा, और दूसरे नंबर पे सी का होगा, और तीसरे नंबर पे बी का होगा। इन्होंने मेरे ख्याल में डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो डिक्रीजिंग का मतलब है बड़े से स्मॉल। यही करेक्ट ऑप्शन है आपका। ए इज मोर देन सी एंड सी इज मोर देन बी,
तो करेक्ट ऑप्शन इज योर सी. सी इज द राइट ऑप्शन. ये वाला ए इज मोर देन सी इज मोर देन बी. क्वेश्चन नंबर 101. 101 क्वेश्चन में क्या है? बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन. तो जाहिर है बफर सोल्यूशन के अंदर अगर एसिडिक बफर हो तो वीक एसिड प्लस इट्स बेसिक साल्ट. तो इस बफर में ये भी बहुत ज्यादा होता है, यानी इसमें एसिड प्लस कंजुगेट बेस, ये तो दो चीजें बहुत बड़े मिकदार में होने चाहिए. तो ये बेस के खिलाफ रेजिस्टेंस देगा और ये एसिड के खिलाफ रेजिस्टेंस देगा. तो जब ये भी बहुत ज्यादा हो और ये भी बहुत ज्यादा हो तो बफर के सोल्यूशन की पीएच में जल्दी चेंज नहीं आएगा, कैपेसिटी काफी ज्यादा होगी, ज्यादा देर तक रेजिस्टेंस देगा. इस तरह अगर बेसिक बफर हो तो वीक बेस लेना है और प्लस इट्स एसिडिक साल्ट लेना है. तो इस सूरत में फिर आप देखोगे कि ये बेस बहुत ज्यादा होना चाहिए और इसका कंजुगेट एसिड यानी साल्ट से जो निकलेगा, ये दोनों बड़े ज्यादा मिकदार में हो तो ये एसिड के खिलाफ रेजिस्टेंस ज्यादा देगा, ये बेस के खिलाफ. तो ये दोनों काफी ज्यादा मिकदार में होंगे, तब बफर कैपेसिटी आपकी काफी ज्यादा होगी. क्वेश्चन 101. तो हाई एंड इक्वल, हाँ इक्वल भी हो तो अच्छी बात है कि दोनों इक्वली रेजिस्ट करेंगे. तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन. 102. क्वेश्चन 102 के बाद ओके 102 है अ रिवर्सिबल रिएक्शन विल रीच टू इक्विलिब्रियम. ये तो आसान है, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स. ऑप्शन नंबर सी. और 103 में क्या है? 103 क्वेश्चन में है विच वन इज नॉट एंडोथर्मिक. तो एटोमाइजेशन ऑफ आयोडीन, बॉन्ड ब्रेकिंग तो आपको पता है एंडोथर्मिक है. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, तो वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करना हो, इलेक्ट्रिक करंट पास करना हो तो मेक श्योर कि वाटर को ज्यादा आयनाइज करना पड़ता है और उसके लिए हाई टेम्परेचर आपको देना है. तो ये भी एंडोथर्मिक है. और फिर तीसरा ऑप्शन आपका कौन है? 103. ओके 10. तीसरा ऑप्शन है कंडेंसेशन ऑफ वाटर. तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर ये एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है. उनके कौन सा जो है वो एंडोथर्मिक नहीं है, तो ये कंडेंसेशन तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है. 104 कहते हैं कि व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट. अगर आप अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन लो तो आप देखोगे कि यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट होगा. ये अमोनियम और क्लोराइड बनेगा और यहां पर अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन बनेगा. तो ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीकर इलेक्ट्रोलाइट है. तो जब भी एक सोल्यूशन में दो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट हो और वो कोई कॉमन आयन पैदा करे, या केटाइन कॉमन हो या एनाइन, तो जो वीकर इलेक्ट्रोलाइट है उसका सिस्टम रिवर्स में आएगा और इस तरह इसकी कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वहां से बहुत ज्यादा है. बट ये वाला चीज जो है ना, इस कंसंट्रेशन विल डिक्रीज. तो 104 में आप कहोगे डिक्रीज इन कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन, ये बी ऑप्शन है आपका. 105 में है कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मेंटेन्स इट्स पीएच कांस्टेंट. तो बफर सॉल्यूशन होगा और बफर सॉल्यूशन या तो वीक एसिड और उसका एसिडिक साल्ट, और या वीक एसिड और उसका बेसिक साल्ट, या वीक बेस और उसका एसिडिक साल्ट. तो आप देखोगे करेक्ट ऑप्शन आएगा सी, क्योंकि इसमें आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और अमोनियम क्लोराइड इसका एसिडिक साल्ट है, HCl से बना है. तो ये करेक्ट ऑप्शन है. ये बफर सोल्यूशन होगा और बफर सोल्यूशन की पीएच में चेंज नहीं आता. क्वेश्चन नंबर 106. द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर अ रिएक्शन. आपको पता है कि जितनी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, चाहे Kc हो, Kp हो, Kx हो, Kn हो, Ka हो, Kb हो, Ksp हो या Kw हो, all kind of equilibrium constant are affected only by temperature.
बाकी कोई फैक्टर इनको चेंज नहीं करता। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो के की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के विल हैव डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी द राइट वन। 107 क्वेश्चन 107 क्वेश्चन में है कंसिडर द फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये आपको दिया है एंडोथर्मिक रिएक्शन N2 प्लस O2। ये तो एंडोथर्मिक होगा क्योंकि नाइट्रोजन बहुत स्टेबल है, ये आम कंडीशन पर रिएक्ट नहीं करता, हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और रिवर्सिबल है, तो इक्विलिब्रियम बनाओ। अब आपसे पूछते हैं कि if 107 yes okay what will happen to the equilibrium if temperature of the system is raised। तो एंडोथर्मिक सिस्टम में हम कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सिस्टम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर हीट इज एब्जॉर्ब, यानी एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। तो यहां पर फॉरवर्ड में जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 108 क्वेश्चन में क्या है, 108 क्वेश्चन में है कि इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के Kc वैल्यू फॉर अ रिएक्शन इज वेरी वेरी स्मॉल, तो यू नो Kc बराबर है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये तब वेरी स्मॉल होगा जब ये चीज बहुत कम हो और ये चीज बहुत ज्यादा हो। तो रिएक्टेंट आर इन लार्ज अमाउंट, ये ऑप्शन है आपका ए। रिएक्टेंट ज्यादा हो और प्रोडक्ट कम हो तब जो है Kc विल बी वेरी स्मॉल। 109 क्वेश्चन नंबर 109 में है आइस एंड वाटर ऑन इक्विलिब्रियम इफ वी इंक्रीज प्रेशर। तो आइस का मिकदार ज्यादा है और वाटर का मिकदार कम है, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो लार्जर टू स्मॉलर। इक्विलिब्रियम सिस्टम पर प्रेशर बढ़ाओगे द सिस्टम विल शिफ्ट फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर अमाउंट। तो फॉरवर्ड ए ऑप्शन है आपका। 110 में है द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का रेट लॉ ऐसे है कि K इंटू कंसंट्रेशन पावर 1। तो दिस K विल बी इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 1, या रेट का यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकंड और कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर लीटर। तो ये कट जाएंगे और K का यूनिट रह जाएगा पर सेकंड। तो करेक्ट यूनिट इज पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। 110 क्वेश्चन में ये सिचुएशन है। 11 की तरफ मूव करते हैं। तो ओके 10 के बाद 111 11 क्वेश्चन में ओके क्वेश्चन नंबर 111 है। 111 यहां पर लिखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग जनरल रिएक्शन के 1 मोलर A प्लस 1 मोलर B, गिव मी द प्रोडक्ट्स। और फिर लिखा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज। रेट ला लिखा है कि रेट बराबर है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ B पावर 1। तो रिएक्टेंट की कोफिशिएंट का जो समेशन है स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन में, स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन में रिएक्टेंट की कोफिशिएंट के समेशन को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी हो गई 2, और रेट ला में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के जो एक्सपोनेंट है उनकी समेशन को कहते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर भी इसका क्या हुआ 2। तो फिर पूछ रहे हैं कि करेक्ट ऑर्डर इन मॉलिक्यूलर 2 2। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। 112 द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट टू अ केमिकल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, तो इट चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स या द रिएक्शन। 113 में है हायर द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज अ बैरियर।
तो हम कहते हैं कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी. तो हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, स्लोअर विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन. ऑप्शन नंबर ए 114 में है द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इन गैसियस स्टेट फॉलोज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो इक्वेशन में साफ साफ लिखे कंसंट्रेशन 1 है तो बस फिर तो फर्स्ट ऑर्डर ही होगा. तो ऑप्शन नंबर ए. ये 1 मोल है तो यही 1 मोल ही एक्टिव रहेगा. अगर 2, 3 होता तो फिर हमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की तरफ जाना पड़ता शायद. 115 क्वेश्चन में है केमिकल सिस्टम इज सील्ड इन अ स्ट्रॉन्ग रिजिड कंटेनर यानी नॉन फ्लेक्सिबल एट रूम टेम्परेचर एंड हीट इट विगरसली चेंज इन वर्क. तो जब कंटेनर फ्लेक्सिबल है फिर तो वर्क होगा, लेकिन अगर कंटेनर रिजिड है तो नॉन फ्लेक्सिबल है तो वर्क विल बी 0. तो द चेंज इन वर्क इज 0. ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर. फिर आपका क्वेश्चन नंबर 116 में है चेंज इन एंथैल्पी इज एट कांस्टेंट प्रेशर. तो अगर आपके पास कोई सिस्टम हो और एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो तो ये H1 और ये E1 इनिशियल एंथैल्पी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी. अगर आप इसको हीट प्रोवाइड करो QP, हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये चेंज इन एंथैल्पी होगा डेल्टा H, और ये अ पार्ट ऑफ दिस डेल्टा H विल बी कंज्यूम्ड इन वर्क डन बाय द सिस्टम, जो पिस्टन को ऊपर की तरफ लेके जाएगा. तो पार्ट ऑफ इट विल बी कन्वर्टेड टू P डेल्टा V यानी वर्क, एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी मेंटेन्ड या इट विल बी रिटेन्ड बाय द सिस्टम, जो कि डेल्टा E में कन्वर्ट होगा. तो इसका मतलब है कि डेल्टा H का कुछ हिस्सा वर्क में इस्तेमाल हुआ और कुछ हिस्सा इसमें. तो डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा E प्लस P डेल्टा V. ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर सी द राइट ऑप्शन. 117 में है कि द एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इन यानी RTP, तो ये 0 होती है. एलिमेंट जब स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में हो उसकी एंथैल्पी कितनी होती है? 0. तो करेक्ट ऑप्शन इज डी. 118 क्वेश्चन 118 में क्या है कि द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज डिनोटेड बाय. तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऐसे है और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऐसे है, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये स्टैंडर्ड मीन 1 मोल एंड RTP. और फिर इसमें टेम्परेचर मेंशन है तो RTP का टेम्परेचर 298 केल्विन होता है. ये 298 जिसमें लिखा है. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. फिर आप आओ 119 की तरफ आओ. तो 119 है what will happen if a block of copper is dropped into a beaker containing zinc ion. तो ये तो आपके किताब में बार बार इसकी वैल्यू देने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज प्लस 0.34 वोल्ट और जिंक इज माइनस 0.76 वोल्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम. तो इसका मतलब है कि कॉपर जो है रिड्यूसिबल है और जिंक ऑक्सीडाइजेबल है, क्योंकि इसका रिडक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है और कॉपर का रिडक्शन स्पॉन्टेनियस है. तो इसका मतलब है कि जिंक मेटल को कॉपर आयन में डालो ना तो फिर रिएक्शन होगा, जिंक आयन बनेगा और कॉपर मेटल बनेगा. लेकिन अगर आप कॉपर को जिंक आयन में डालो तो कॉपर तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो रिड्यूस होगा. तो यहां पर आप कहोगे नो रिएक्शन. तो इस लिहाज से 119 का करेक्ट ऑप्शन आपका होगा कि कॉपर नो रिएक्शन विल टेक प्लेस. ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन. और 120 क्वेश्चन में क्या है? 120 क्वेश्चन में है कि सेलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. तो रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो किसी को इलेक्ट्रॉन देता हो. तो ऑप्शन बी ओतोनियन स्टेबल है, सोडियम पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन नहीं देता. अगला भी पॉजिटिव है, अलबत्ता Cl नेगेटिव है. तो इन चारों में से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तो Cl नेगेटिव ही होगा. 121 है कि द कैथोड इन लेड एसिड बैटरी. तो लेड एसिड बैटरी का एनोड लेड होता है, ये एनोड होता है इसी सेल का, और लेड ऑक्साइड जो है ये कैथोड होता है. डायरेक्ट बुक में है. तो आपका ऑप्शन है बी लेड ऑक्साइड. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 122. तो 122 क्वेश्चन में है कि क्रोमियम कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम
sorry, chromium compounds in which oxidation state of chromium is +2 behave like. तो क्रोमियम के 3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके 3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपके चैप्टर नंबर 14 में है, सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 14 में है। एक क्रोमियम 2 क्रोमस आयन, एक क्रोमिक आयन यानी क्रोमियम 3 और एक क्रोमियम 6 क्रोमिक 6 कहते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल स्टेट ये है, ये मोस्ट स्टेबल स्टेट है क्रोमियम का, बिकॉज ऑफ दिस डी स्प्लिटिंग। यहां पर क्रोमियम के डी में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हाफ फिल्ड है, इसलिए मोस्ट स्टेबल स्टेट है। तो क्रोमियम 2 के कंपाउंड लाइक CrO, CrCl2, CrSO4, they will love to convert into chromium 3। तो जब ये क्रोमियम 3 में कन्वर्ट होगा तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, और जो खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं दूसरों को रिड्यूस। तो these compound are good reducing agent, these compound are good reducing agents and poor oxidizing agent, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हम रिड्यूस हो जाए किसी और को, ये चाहते हैं कि मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊं और किसी और को रिड्यूस। अगर आप इसकी तरफ आओगे तो लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट लो या पोटेशियम क्रोमेट लो या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लो, ये क्रोमियम 6 के कंपाउंड है। ये कोशिश करेंगे हम अपने आप को क्रोमियम 3 में लेकर जाए स्टेबल स्टेट में। तो स्टेबल स्टेट में आने के लिए खुद को रिड्यूस करना पड़ेगा और किसी और को ऑक्सीडाइज। सो दे आर गुड ऑक्सीडेंट्स, दे आर गुड ऑक्सीडेंट्स। और ये बात याद रखो कि जब कोई ट्रांजिशन एलिमेंट, अपने कोई भी एलिमेंट अगर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होना तो फिर वो सिर्फ ऑक्सीडेंट होता है और अच्छा ऑक्सीडेंट होगा, वो रिडक्टेंट नहीं होगा। तो नॉट रिडक्टेंट, नॉट रिडक्टेंट। और ये जो है ना, ये मोस्ट स्टेबल स्टेट, ये पुअर ऑक्सीडेंट भी होता है, पुअर ऑक्सीडेंट भी होता है और पुअर रिडक्टेंट भी होता है, क्योंकि तो स्टेबल है, ना ये यहां जाना चाहते हैं ना यहां जाना चाहते हैं। अगर आप लेके जाओगे तो मुश्किल से ये रिएक्शन होगा। तो यहां पर क्रोमियम 2 के कंपाउंड विल एक्ट लाइक स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। करेक्ट ऑप्शन इज बी। सो द डिस्कशन इज एंडेड। थैंक यू।